तो दोस्तों आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 54 को नरेट करेंगे। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये वही एनर्जी है जो कि मैंने पहले भी महसूस किया था। मैं श्योर हुए काफी डेंजरियस है, मुझे अभी उसके ऊपर पहले हमला करना ही पड़ेगा। पर जॉन उनके हमले को सोर्ड की मदद से काट कर ही ब्लॉक कर देता है और अभी जॉन अपने ब्लैक सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। और जॉन का यह रूप देखकर बाइको की हालत ही खराब हो गई थी, पर वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए हमला करते हैं, जिसे कि जॉन बड़े आसानी से डॉज करता हुआ बाइको के पास आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। दोनों के बीच में इतनी तेज फाइट हो रही थी कि ग्राउंड फिर से स्मोक से भर गया था। कोई भी नहीं देख पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर जैसे स्मोक हटती है सभी देखते हैं कि जॉन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बाइको का सर है। यह देखकर सभी के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। कोई भी अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने ये सब क्या देख लिया। उसने पॉइजन क्लान के लीडर के सर को धड़ से अलग कर दिया। आखिर उसमें कितनी पावर है। लीवा सोच रहा था पॉइजन क्लान का लीडर का सर काट कर अलग करना, और वो भी उनके पॉइजन फॉर्म में। पर मुझे नहीं लगता कि मैं उनके सर के खिलाफ भी जीत पाऊंगा। एक लड़का जिसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो डिमोनिक कल्ट का टॉप मार्शल आर्टिस्ट बन गया बस 4 सालों में। पर यह सब देखकर डार्क क्लान का मुयोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और ये पहली बार है जब मुयोन गुस्सा हुआ है। होजिन सोच रहे थे तो वो सच में लॉर्ड का वंशज है, पर जो भी हो उसने पॉइजन क्लान का लीडर को मार दिया है। पता नहीं पॉइजन क्लान और बाकी 6 मैन क्लान की खबर जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। जो सोच रहा था कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। मैं बाइको को बस बटरफ्लाई डांस की मदद से ही हराना चाह रहा था, पर ये उनके पॉइजन फॉर्म के खिलाफ पूरा यूजलेस था। और जैसा बाइको ने अपनी पॉइजन फॉर्म छुपा के रखी थी, मुझे लग रहा है कि बाकी 6 मैन क्लान के लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे। मुझे अभी और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है मेरे मदर के बदले का। बाइको के डेड बॉडी को ले जाया जाता है। फिर ल्यूहा कहता है कांग्रेचुलेशंस ब्रिगेड लीडर जियोन छठे टेस्ट को पास करने के लिए। फिर जॉन के कॉमरेड्स भी आ जाते हैं जॉन को कांग्रेचुलेट करने, और उनके आंखों में अभी खुशी के आंसू हैं, जो कि बस कुछ ही समय पहले दुख के थे। फिर सामा आते हैं अपने बेटे सामाचक से मिलने। तुम बहुत ही बड़े हो गए हो मेरे बेटे। सामाचक अपने फादर से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत ही खुश हुआ था। सामा फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं, सामाचक तुम इन उत्तराधिकारियों के बैटल में किसे सर्व करोगे। सामाचक कहता है, एक्चुअली इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं 6 मैन क्लान के कैंडिडेट को चूज़ करना चाह रहा था, पर मेरा दिल बार बार कह रहा है कि मुझे मास्टर जॉन को ही चूज़ करना चाहिए। सामा ये सुनकर कहते हैं, तुम सच में मेरे ही बेटे हो। सामाचक को समझ नहीं पाता और कहता है, मतलब। सामा कहते हैं, मैं तुम्हारे फैसले की रेस्पेक्ट करता हूँ। मास्टर जॉन तुम्हारे सपोर्ट के वर्दी है। अगर हम लोग लकी हुए तो वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बन सकता है, तो उसका ध्यान रखना। और सामाचक के सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर डायरेक्टर के ऑफिस के सामने ल्यूहा कहता है, इंस्ट्रक्टर्स बाहर ही खड़े रहिए। फिर अंदर आते ही ल्यूहा अपने ऑरा से साउंड को ब्लॉक कर देता है, और फिर ल्यूहा जॉन के सामने नी डाउन करता है। ल्यूहा नी डाउन कर कहता है, मास्टर जॉन आपने आज तक बहुत कुछ सहा है। मैं सिंसियरली आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ छठे टेस्ट को पास करने के लिए। जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है, आखिर सबका मतलब क्या है। ल्यूहा कहता है, जबकि आपने डिमोनिक एकेडमी के सारे टेस्ट को पास कर लिया है, मैं लॉर्ड के ब्लड लाइन को मेरी रेस्पेक्ट दिखा रहा हूँ। अब तक ये सब डिमोनिक एकेडमी के रूल्स थे, और जबकि मैं इसके बारे में अनसर्टेन था, मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहा था। मैं डायरेक्ट ये सब पूछने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर मुझे ये पूछना ही पड़ेगा कि आपने हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर के सीक्रेट को पा लिया है। पर जॉन कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ल्यूहा कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है आपको अभी भी मेरे ऊपर भरोसा करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। मैं ल्यूहा म्यूंग हेवनली डिमोनिक कल्ट का लेफ्ट गार्डियन, कसम खाता हूँ मैं आपको सपोर्ट करूँगा उत्तराधिकारियों के बैटल में। सबूत के तौर पे मैं आपको मेरे गार्डियन फैमिली का मेडलियन देना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करिए। जॉन कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि आप लॉर्ड के सबसे क्लोजेस्ट हैं। ल्यूहा कहता है, आपने सही कहा, मैं लॉर्ड का लेफ्ट गार्डियन हूँ। स्ट्रिक्टली कहूँ तो रूल्स की वजह से मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता, पर कुछ है जो कि रूल्स के ऊपर भी आता है। जॉन पूछता है, और वो क्या है। ल्यूहा कहता है, एक्चुअली मेरी गार्डियन फैमिली ही चुनती है। आखिर हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर की लर्निंग कौन सीखेगा, जो कि आगे जाकर लॉर्ड बनेगा, जो कि होगा एंसेस्टर का ट्रू सक्सेसर। मैं अभी आपको जो कहने जा रहा हूँ एक सीक्रेट है, बस कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है, तो इसे बस अपने तक ही रखिएगा। हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट टेक्निक वो डिमोनिक एंसेस्टर की असली सोर्ड टेक्निक नहीं है। जॉन ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है, तो इसका मतलब। ल्यूहा कहता है हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर की असली सोर्ड टेक्निक एक करंट लॉर्ड फ्यूचर लॉर्ड को देते हैं, पर वो असली टेक्निक 500 साल पहले ही खो गई है। 3 गार्डियन फैमिली, ग्रैंड गार्डियन फैमिली, लेफ्ट गार्डियन फैमिली एंड राइट गार्डियन फैमिली, जो कि एंसेस्टर को सर्व कर चुके हैं,
और उनसे लेकर आज तक हमारी फैमिली लॉर्ड को सर्व करती आ रही है। ओरिजिनल कल्ट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं था। मल्टीपल डिसेंडेंट्स यानी उत्तराधिकारी 6 मैन क्लान से पैदा होंगे। ओरिजिनली लॉर्ड उसे अपने पत्नी के तौर पे स्वीकार करते थे, जिसे कि होली फ्लेम यानी पवित्र आग चुनता था। और क्योंकि बच्चा एक होली लेडी से ही पैदा होता था तो वही आगे जाकर वाइस लॉर्ड बनता था। फिर 500 साल पहले कल्ट में खराब चीज हो गई। डीमनिक कल्ट की शुरुआत हुई थी जिनजियांग के जोरोस्ट्रियन चर्च से। कल्ट का लॉर्ड बनने के बाद उसे 10 सालों के अंदर हेवनली डीमनिक माउंटेन्स में तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता था। उस समय के लॉर्ड थे लॉर्ड मुही, जो कि लॉर्ड बनने के 5 साल बाद तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और उस यात्रा से लॉर्ड और उनके ज्यादातर कॉमरेड्स की डेड बॉडी ही वापस आई। और उसमें उस समय के राइट गार्डियन भी थे। जो कहता है क्या, पर आखिर कौन ऐसा कुछ लॉर्ड के साथ करने की सोच सकता है। हेवनली डीमनिक कल्ट के लॉर्ड तो उस समय के पूरी दुनिया के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में आते होंगे, तो आखिर उनके साथ ये सब कैसे हो गया। लिहुआ कहता है कि ब्लेड गॉड। जो सरप्राइज होकर सोचता है ब्लेड गॉड, मैंने उनके बारे में पहले भी सुना है। लिहुआ कहता है कि स्वॉर्ड डीमन को क्लान की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन कहा जाता है और वो बस एक को ही बीट नहीं कर पाए, और वो थे ब्लेड गॉड। जब लॉर्ड मुईहुई का डेथ हुआ तभी उनका एक बच्चा था, पर वो एक लड़की थी। तभी बहुत लाइनेज और हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक खत्म हो गई थी, क्योंकि लॉर्ड मुईहुई की डेथ हो गई थी किसी भी सक्सेसर को चुने बिना। और तभी लॉर्ड मुईहुई के जो पिताजी थे उनकी भी डेथ हो गई, जिस वजह से कल्ट ने ग्रेटेस्ट क्राइसिस को फेस किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्वॉर्ड डीमन, जो कि उस समय के फर्स्ट काउंसिल एल्डर थे, वाइस लॉर्ड के पद पर बैठे। क्योंकि अगर हम स्वॉर्ड डीमन के मार्शल आर्ट्स को छोड़ दें तो दूसरे बहुत से चीज़ों में वो माहिर थे, और उनकी ही वजह से कल्ट जल्दी स्टेबिलाइज हो गई। और एक बार पूरा कल्ट स्टेबिलाइज हो गया, स्वॉर्ड डीमन की पहली प्रायोरिटी थी हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक को वापस लाना। पर ना ही उसके ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक और ना ही की फ्लो मेथड के बारे में किसी को भी पता था, इसलिए उसे रिस्टोर कर पाना पूरा नामुमकिन था। इसलिए स्वॉर्ड डीमन डिटेंशन सेंटर पहुंचे, और वो पहले थे जो कि लॉर्ड के वंशज ना होने के बावजूद वहां पर गए थे। पर जितने भी पुराने लॉर्ड से जो कि वहां पर गए थे, उन्हें एंसेस्टर के ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, और स्वॉर्ड डीमन को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पर वो स्वॉर्ड टेक्निक के मूवमेंट्स को कॉपी करने में कामयाब हुए थे जो स्वॉर्ड मार्क ग्रेवस्टोन में थे उन्हें देखकर। पर एक्चुअल की कंट्रोल मेथड और कल्टीवेशन के बिना वो टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे पहले किसी ने भी सीक्रेट को सॉल्व नहीं किया था। स्वॉर्ड डीमन फिर डिटेंशन सेंटर से 3 साल बाद जाकर बाहर आए, और उन्होंने ग्रेवस्टोन के पीछे जो मार्क्स थे और अपनी रियलाइजेशन की मदद से एक नई हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक को क्रिएट कर दी। उस समय के काउंसिल एल्डर्स ने कहा कि यह पुराने वाले से काफ़ी मेल खाता है, तो इसे उत्तराधिकारियों को आगे जाकर पास कर देना चाहिए, और इसे सबसे पहले लॉर्ड की बेटी को पास किया जाएगा, जो कि आगे जाकर अगली लॉर्ड बनेगी। उसके बाद स्वॉर्ड डीमन ने ग्रेवस्टोन को डिटेंशन सेंटर से निकालकर लाइब्रेरी में ट्रांसफर करवा दिया, और मैं श्योर हूँ कि तुमने उन्हें देखा है। पर वो वायलेंट स्वॉर्ड मार्क ग्रेवस्टोन के ऊपर स्वॉर्ड डीमन की वजह से आए हैं। जॉन पूछता है कि आखिर ग्रेवस्टोन के ऊपर स्वॉर्ड मार्क्स क्यों बनाए गए, या ये सब करने का कोई रीज़न था, जैसे कि एंसेस्टर का लर्निंग्स को खत्म कर देना। लिहुआ कहता है कि स्वॉर्ड डीमन ने ऑलरेडी एंसेस्टर के स्वॉर्ड मार्क्स की एक कॉपी बना ली थी, और उन्होंने खुद इसे सीक्रेट बुक में लिख दिया था, और एक ग्रेवस्टोन को डैमेज करने के बाद वो करना उनकी मजबूरी थी। शाओलिन टेम्पल के मो गोंगवान तब के समय के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में आते थे, और उन्हें लॉर्ड के मरने के एग्जैक्टली 1 साल बाद ही ब्लेड गॉड ने उनकी हत्या कर दी। और फिर उसके 2 साल बाद एक और मर्डर हुआ, और वह फिर ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के टॉप 5 में आते थे, और उनका नाम था जोंग्यूम। उनका मर्डर भी ब्लेड गॉड ने किया था जियांगसो प्रोविंस में, और क्योंकि वो हेवन एंड अर्थ नेट में फंस गए थे, उनकी बॉडी 10 दिन बाद जाकर मिली। हेवन एंड अर्थ नेट एक टेक्निक है जो कि किसी और जगह में अटका देती है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। जोन कहता है एक और ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट का मर्डर, तो क्या आपका मतलब? लिहुआ कहता है तुम सही कह रहे हो। ब्लेड गॉड ने जिन्हें मारा था वो मार्शल आर्टिस्ट के टॉप 5 में आते थे, और उनमें से जबकि 3 की मौत हो गई थी, ब्लेड गॉड की रेपुटेशन धड़ाम से बढ़ने लगी। पर अभी भी टॉप 5 में से 2 लोग बाकी थे, चोंगम्यूंग और स्वॉर्ड डीमन। पर ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्टों ने मान लिया था कि ब्लेड गॉड ही दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। वहीं पर स्वॉर्ड डीमन एक जीनियस इंसान थे। उन्होंने जब बॉडीज में ब्लेड गॉड के स्वॉर्ड मार्क्स को देखा, उन्होंने एडमिट कर लिया कि उनके करंट टेक्निक्स ब्लेड गॉड के सामने टेक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया ब्लेड गॉड को हराने के लिए उन्हें उस टेक्निक से फाइट करनी होगी जो कि ब्लेड गॉड के टेक्निक से पावरफुल हैं, और वो था ग्रेवस्टोन में पड़े हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड आर्ट का स्वॉर्ड मार्क्स। पर काउंसिल एल्डर्स ने डिसाइड किया कि हम स्वॉर्ड डीमन को अभी खो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एंसेस्टर के स्वॉर्ड मार्क्स के खिलाफ ही उन्हें लड़ने दिया। जो सोच रहा था तो इसलिए ग्रेवस्टोन में डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक है, पर मैं सोच रहा हूँ कि डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक बेसिक स्वॉर्ड मूवमेंट से क्यों बना है। लिहुआ आगे कहता है कि उसके 4 सालों बाद ब्लेड गॉड डीमनिक कल्ट में हाजिर हुए, और उन्होंने पहले चोंगम्यूंग का हरा दिया, और अब उनका फाइनल ओपोनेंट था स्वॉर्ड डीमन। स्वॉर्ड डीमन और ब्लेड गॉड ने 4 साल तक लड़ाई करी,
पर बैटल जाकर खत्म हुआ ड्रॉ पर स्वॉर्ड डीमन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जो कि मार्शल आर्टिस्ट का खजाना माना जाता है। पर उसके बाद ब्लेड गॉड कभी और मार्शल रियल में नहीं दिखे। पर इसको लेकर बहुत से र्यूमर्स हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ एनर्जी खत्म होने के बाद अपना शरीर त्याग दिया, या फिर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड यूजर बनने के लिए गए हैं। और ऐसे बहुत से र्यूमर्स फैलने लगे थे। पर इस इंसिडेंट से कल्ट पूरा ही चेंज हो गया। स्वॉर्ड डीमन, जो कि तभी के समय के वाइस लॉर्ड थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। फिर लॉर्ड मुइहुई की बेटी मुइहुआ लॉर्ड के पद पर जाकर बैठी 16 साल की उम्र में। एक फीमेल लॉर्ड को सर्व करना, और वो भी पहली बार। इसलिए कल्ट के हेड ने होली फ्लेम से लॉर्ड को चुनने का तरीका बदल दिया। मुइहुआ लॉर्ड बनने के बाद उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, जिस वजह से आज का सिस्टम लाया गया। मुइहुआ के टोटल 5 हस्बैंड थे, और उनमें से 2 स्वॉर्ड डीमन के स्टूडेंट थे, जो कि आगे जाकर स्वॉर्ड क्लान और डार्क क्लान की स्थापना करते हैं। और बाकी जो 3 थे वो थे टॉप 3 काउंसिल एल्डर्स के बेटे, जिन्होंने बाद में जाकर ब्लेड क्लान, पॉइजन क्लान और साउंड क्लान की स्थापना करी। और फाइनली फ्यूचर जनरेशंस को चूज करने के लिए डीमनिक एकेडमी को खोला गया। क्या आपको पता है कि आखिर में आपको ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? जियोन कहता है कि तो आप कहना चाह रहे हैं डीमनिक एकेडमी का काम बस फ्यूचर जनरेशंस को खड़ा करना नहीं है। लीवा कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इसका टोटल 2 ऑब्जेक्टिव है। और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।